हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। अब मेरे स्टोरी जो है सुभिंगी पलके में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि विमला देवी जो है सो बोल रही है कि ज़िंदगी में बहुत दुख भोगने के कारण और बहुत ज़्यादा रोने के कारण हमारा आँख का ग्लैंड्स जो है सो सूख गया है और इसलिए मुझे ये पलके झपकाने वाली बीमारी हो गई है। डॉक्टर का कहना है कि जो है सो इलाज करवाना होगा और इलाज में बहुत सारे पैसे लगेंगे और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब उम्र भी हो चली है और सबसे बड़ी बात है कि मेरा देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए सब झेल रही हूँ। हंसी की पात्र बन गई हूँ। कुछ पुराने और करीबी लोग जानते हैं मेरी तकलीफ़ें, समझते हैं, पर कुछ बुरे लोग भी हैं ज़माने में। तुम अच्छे हो, इस शहर में नए लगते हो, पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, कहीं बाहर से आए हो, किसी और शहर के लगते हो। तब सुधांशु ने जवाब दिया कि हाँ, इधर ही कुछ महीने पहले नौकरी पे लगा हूँ, पहली पोस्टिंग है हमारी। इस शहर में मैं पहली बार ज्वाइन किया हूँ आंटी, यहाँ मेरी पहली नौकरी लगी है। तब जाके शकुंतला देवी पूछ रही है कि शादी हो गई? शादी हो गई? नहीं आंटी, अभी तक तो नहीं हुई है। घर पे कौन कौन है? तो सुधांशु जवाब दे रहा है कि सब कोई है आंटी, हमारे घर पे बहुत बड़ा सा हमारा ज्वाइंट फैमिली है, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। चाय पीते हुए सुधांशु बोलता है, खाली हमारी ही बातें करोगी आंटी? कुछ अपने बारे में भी बताओ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है कि आखिर ये तुम्हें बीमारी कैसे हो गई, तुम्हारे घर परिवार में कौन है, तुम्हें दिखने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है, लोग तुम पे हंसते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब बिमला देवी अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम बिमला है, मेरा नाम बिमला है। मैं इस शहर में तो बहुत दिनों से रह रही हूँ, लेकिन बचपन में दूर किसी गांव में मैं अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। बिमला बता रही है अपने बारे में कि अभी तो मैं बहुत दिनों से इसी शहर में हूँ, लेकिन बचपन में दूर कहीं मैं किसी और गांव में रहती थी अपनी माँ और दादी के साथ। पिताजी हमारे फौज में थे, 2-4 साल में बस एक ही बार कुछ दिन के लिए आ पाते थे। हम बाप के प्यार को तरसते जैसे तैसे पल रहे थे। दादी का इकलौता चिराग, मेरी माँ का पति, घर से ज़्यादा सरहद पे रहता, घर पे दूसरा कोई भी मर्द नहीं था। अक्सर लोग दादी को जली कटी सुनाते, कुछ बुरे लोग माँ पे बुरी नज़र भी डालते, आते जाते छेड़ते। पूरी जिंदगी दुख में रोते गाते ही बीती। मैं 10 साल की थी तभी पिताजी जो है सरहद पे लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए। देश पे सरहद पर जो है मेरे पिताजी फौजी थे और देश के लिए लड़ते हुए सरहद पे मेरे पिताजी जो हैं सो शहीद हो गए। मेरे पिताजी शहीद हो गए। मेरे पिताजी के मरने के बाद 2 साल के बाद ही माँ भी रो धो के घुट घुट के मर गई। बच गए तो सिर्फ हम और दादी। बाप का पेंशन और सरकार से मिले 2-4 खेत से हम जो भी उपजा पाते उसी पे गुजर बसर होता था। गांव के स्कूल में ही जैसे तैसे मैंने पढ़ाई की और वहाँ से ही 10th और 12th तक का पढ़ाई हमने पास किया। हमने मैट्रिक वहाँ से पास किया। बस स्कूल तक की ही हमारी पढ़ाई पूरी हो सकी बेटा। कॉलेज तो मैं नहीं जा सकी, बस थोड़ा बहुत जो हुआ वहीं पे मैंने पढ़ लिया। जैसे तैसे दिन कट रहे थे, लेकिन मेरे जवान होते ही मेरी दादी भी जो है सो चल बसी। अब तो मेरा जीना मुश्किल हो गया। मैं अकेली खूबसूरत जवान लड़की दुनिया में नितांत अकेली रह गई। हरदम डरी सहमी रहती, पनघट हो या बाजार, मर्द को तो छोड़ो, औरतें भी बात बनाने से बाज नहीं आती थी। मैं जहाँ भी जाती घर से निकलना मेरा बहुत ही मुश्किल हो गया था। चाहे मैं पनघट पे जाती या मैं बाजार जाती, सभी मुझे छेड़ते। तभी पास के एक गांव का एक खूबसूरत नौजवान हम पे मोहित हो गया। हमने मंदिर में जाके शादी कर ली।
मुझे नहीं मालूम था कि वो भी फौजी है। मैं डर गई, सहम गई, पर शादी हो चुकी थी। मेरे नसीब में भी माँ की ज़िंदगी लिख गई। वो साल 2 साल में एक बार आते, 8-10 दिन रहते और चले जाते। उन्होंने अपने फौजी होने की बातें मुझसे छुपाई थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं क्या करती। वो बहुत ही खुशमिजाज थे। जब तक रहते हमें खुश रखने का पूरा कोशिश करते। हमें खूब घुमाते फिराते, खूब प्यार दुलार देते। जब वो हमारे साथ रहते तब तो मैं अपना दुख भूल जाती और उनके साथ खूब घूमती फिरती, खूब अच्छे से रहती। पर उनका बॉर्डर पे जाते ही, जब वो चले जाते ड्यूटी पे, तब मैं बहुत ही उदास हो जाती और खूब ही छुप छुप के खूब रोती, हमेशा परेशान रहती और उनके साथ बिताए हुए समय को ही याद करते रहती और छुप छुप के बहुत रोती थी। हमेशा रोते रहती थी, सबसे छुप छुप के हमेशा रोते रहती थी। पर शायद तकदीर को कुछ और मंजूर था। हमारा अंदर में बैठा हुआ डर जो है सो वो सच हो गया था। जीवन का शादी के 10 साल के बाद वही हुआ जो तकदीर को मंजूर था। मेरे गोद में एक बेटी छोड़ करके वो जो है स्वदेश की सेवा करते हुए दुश्मन की गोली के शिकार हो गए थे। देश की सेवा करते हुए दुश्मन की गोली के शिकार हो गए थे और मेरे पिताजी की तरह वो भी देश पे शहीद हो गए थे। मेरी ज़िंदगी जो है सो लूट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। जैसा जीवन मैंने बचपन में काटा, फिर से वही जीवन प्रभु ने मेरी बेटी के नाम भी लिख दिया था। वो दुनिया में मुझे और मेरी बेटी को नितांत छोड़ के चले गए, सदा सदा के लिए चले गए। मुझे और मेरी बेटी को पीछे छोड़ के वो इस दुनिया से विदा हो गए, देश के लिए शहीद हो गए। उनके मरने के कुछ दिन बाद ही सभी हमें सताने लगे। हमारी और हमारी बेटी से बहुत सारे काम करवाते, हमें प्रताड़ित करते। आखिर में मैं हार फार के अपनी बेटी के साथ ग्राम पंचायत के पास गई और ग्राम पंचायत से सहायता मांगी। ग्राम पंचायत ने हमारी सहायता की और हमारे पति के मरने के बाद सरकार के तरफ से जो हमें ज़मीन और घर मकान के लिए जो पैसे मिले थे और जो पेंशन हमें मिलना था, वो सारे कागजात हमने बनवाए और उसमें सबने मदद की और मैं अपनी बेटी के साथ उस गांव को छोड़ के आ गई और तब से यहीं रह रही हूँ। सरकार ने जो पैसे दिए थे उस पैसे से ये ज़मीन खरीदा, ये घर बनाया और बाकी सारे पैसे को सहेज करके अच्छी तरह से रख दिया ताकि वो पैसे मेरी बेटी की शादी में काम आवे। और मैंने भरण पोषण के लिए टेलरिंग का काम शुरू कर दिया। दूसरे के बच्चों के कपड़े सिलती, सबों का कपड़ा सिलती, दिन रात बहुत मेहनत करती और छोटे छोटे आसपास के बच्चों को भी पढ़ाती। एक स्कूल में भी थोड़ा देर के लिए जाती और इस तरह से मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी कटने लगी थी। काम करते हुए समय बीत रहे थे और मुझ पे बस एक ही जुनून सवार था कि मैं बहुत काम करूंगी और बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर घर में करूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी किसी फौजी से नहीं होने दूंगी, सारा जांच पड़ताल पहले ही कर लूंगी। मैंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की। उसे अपने से दूर अच्छे से शहर में बोर्डिंग स्कूल में रखा। सारी पढ़ाई लिखाई उसकी वहीं हुई। मैं उसे इस छोटे से शहर में कम ही आने देती थी। मैं ही उससे जाके मिल लिया करती थी। वो कभी कदार ही आती छुट्टी में और फिर चली जाती थी और मैं अपने काम में इस शहर में लगी रहती थी। मैंने अपना काम नहीं छोड़ा था। मैं अपने काम में लगी रहती। मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती, दूसरे के कपड़े सिलती और काफ़ी मेहनत करके बहुत सारा पैसा मैं कमाती थी। लेकिन ये काम करने के बावजूद मैं हमेशा घुटती रहती। हमेशा मेरी बेटी की चिंता मुझे लगी रहती कि हमारा उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है और वो शहर में भी बिल्कुल नितांत अकेली है। उससे भी मैं डरी सहमी रहती। इसलिए
रोना मेरी तकदीर बन गया था। रोना, मैं फिर भी रोते रहती थी। उस समय भी मैं बहुत रोती थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताती थी। दोस्तों, हमारी स्टोरी जो है सो कुछ लंबी है, तो इसलिए अब दूसरा पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसका लगता है कि एक पार्ट और बनेगा, तो फिर उसे आप लोगों के समक्ष रखूँगी। तो हर हर महादेव। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्लीज़ हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए ढेर सारा थैंक्स।